भारत के वीरों को जिसने जब जब भी ललकारा है, धूल चटा दी हमने उसको, घर में घुस के मारा है। हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों ध्यान रखना, यह शायरी मैंने बोली है, अब तक यह शायरी लागू होती है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमने कई मर्तबा उसको घर में घुसकर मारा है। अब लग रहा है कि यही कहानी दोहराई जा सकती है चीन के साथ। जी हां, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि यह कहानी दोहराई जा सकती है चीन के साथ, क्योंकि चीन हमको 1962 का भारत ले रहा है और फिर से धमका रहा है। बॉर्डर पर फिर से हलचल तेज है। आपको एक एक धागा खोलूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, डायरेक्ट चीन की धमकी सबसे पहले आप देख लीजिए। यहां कह रहा है, चाइना टेल्स इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम दलाई लामा सक्सेशन, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। भारत से चीन बोलता है डायरेक्ट कि बीच में ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी, बीच में मत बोलो। दलाई लामा का जो सक्सेशन है, यानी दलाई लामा कौन है दोस्तों, आपको पता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु है तिब्बत के। मैं कहानी भी बता दूंगा, थोड़ी सी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा। लेकिन चीन ने जो धमकी दी है वो इनके री इनकारनेशन पर दी है, यानी एक तरह से कह सकते हो आप पुनर्जन्म। यह कहानी लगभग 600 साल से चली आ रही है, 600 साल पुराना इनका त्योहार है। इसमें क्या होता है, जो दलाई लामा बनता है, यह 14वें दलाई लामा है, ध्यान रखना, 14th। अब कितने वाला बनने वाला है, 15th, 15वां दलाई लामा बनने वाला है। और उसका जो पुनर्जन्म है, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो नए दलाई लामा का चयन होता है। यही कहानी है। इसके ऊपर भारत को धमकाया गया है चीन की तरफ से कि अब पिछले 1959 से, देखो दलाई लामा जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया किसने, चीन ने, तो दलाई लामा 1959 में भारत में शरण ले गए आकर, धर्मशाला में रहते हिमाचल में। और तब से री इनकारनेशन नहीं हुआ, क्योंकि तब से ये जिंदा है। अब इनकी एज 90 ईयर्स हो गई, तो जब इनकी मृत्यु होगी तो नया दलाई लामा चाहिए होगा। और नए दलाई लामा बनने के लिए एक बंदा आगे आया और भारत ने कहा कि यह होना चाहिए। और इनकी एक परंपरा है कि जो दलाई लामा को चुनेगा वो यही चुनेंगे जो पहले दलाई लामा है। इस पर चाइना कह रहा है कि कोई दलाई लामा नहीं चुना जाएगा और भारत इसमें पार्टिसिपेट ना करे। अब भारत का भी जवाब सुन लीजिए, यह है दलाई लामा, ध्यान रखना मेरे भाई। अब भारत ने साफ रोल कहा है कि रोल ऑफ दलाई लामा क्या है। इनका जो नाम है असली वो है तेंजिन ग्यात्सो। स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, ध्यान रखना, तिब्बत के। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पर एक सीटीए करके है, यानी सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके खिलाफ जाता है चाइना कि यह कोई बॉडी नहीं है, यह कोई गवर्नेंस की बॉडी नहीं है, यह हमारी टेरिटरी है और हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब सीटीए जो है एक पॉलिटिकल विंग है, वही चुनती है आगे कौन लीड करेगा, स्पिरिचुअली या पॉलिटिकली। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, भारत में ये रह रहे हैं इतने लंबे साल से, भारत ने तो यह भी कहा है कि इनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। इंडिया का स्टैंड भी फर्म है। देखिए, यह है वो बंदा जो 15वां दलाई लामा बनेगा। इनका नाम है पेनपा सेरिंग, टू टेक ओथ एज सिक्योंग ऑफ तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल फॉर सेकंड टर्म। अब इनको अगला बनाने की बात हो रही है और ये चुनेंगे कौन, दलाई लामा ही चुनेंगे। देखिए, भारत ने कहा है कि दलाई लामा जो है वो सिंबल ऑफ पेशेंस है, मोरल डिसिप्लिन है। ये भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं दलाई लामा 19th बर्थडे पे 90 साल के हो गए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंडिया ने कहा है नो वन एक्सपेक्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर स्नब्स चाइना। चाइना को काउंटर किया तुरंत कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो दलाई लामा के अलावा दलाई लामा को चुने, और हम इसके साथ खड़े हैं। अब आप समझिए, अरुणाचल पर चीन हावी है, चीन हावी है डोकलाम पर भी, चीन हावी है दोस्तों कहां, लद्दाख वाले रीजन में, चीन हावी है सक्सगाम वैली पर भी, क्योंकि सक्सगाम वैली भारत का एरिया है। यह हमने टाल ठोकर कह दिया है पार्लियामेंट के अंदर। सक्सगाम वैली और पीओके में होकर सीपैक जाता है, भूलना मत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जब भारत पीओके को लेगा तो चाइना से खुलकर लड़ाई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं संकट के बादल बहुत तेज हैं, भारत के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और ताकत को बढ़ाने में एक जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो आपको बता देता हूं। देखिए, देखते रहना ध्यान से, किसने किया है वो। देखिए, दलाई लामा कंफर्म्स ही विल हैव अ सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद अगला दलाई लामा आएगा और मैं उसको बना दूंगा। भारत फुल्ली सपोर्ट में खड़ा है, कहता है कि भारत रत्न फॉर दलाई लामा, ऑल पार्टी एमपीज राइट टू सेंटर। सेंटर को लिखा है कि सभी पार्टियों के एमपी कहते हैं कि दलाई लामा एक महान शख्सियत है, तिब्बत से आए हैं, तिब्बत के धर्मगुरु हैं, उनको भारत में इतना लंबे समय हो गया, आजाद 1959 से रह रहे हैं, इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब हम खान अब्दुल गफ्फार खान को दे सकते हैं तो दलाई लामा को भी देना चाहिए। यहां देखिए, शुड एक्ट एंड स्पीक प्रूडेंटली, चाइना प्रोटेस्ट पीएम मोदीज बर्थडे ग्रीटिंग फॉर दलाई लामा। जैसे ही दलाई लामा के बर्थडे पर उन्होंने यह भेजा है तो चाइना ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को सोच समझकर और होशियारी के साथ बोलना चाहिए, इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, यह हमारा मैटर है, तुम हमारे मैटर में घुस जाओ। अरुणाचल प्रदेश के जगह जगह को, डिस्ट्रिक्ट को अपने नाम दे दो, हम दलाई लामा के मैटर में भी ना बोलें। यह हमको 1962 का समझ रहा है। याद करिए धन सिंह थापा को, ऐसे ऐसे वीर जवान भारत की सरहदों पर लड़े हैं कि आज भी कहते हैं कि चीन को आगे नहीं बढ़ने देते, वो आज भी वहां गश्त लगाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे वीर जवान हैं।
कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको पता है कि वो कौन सा सैनिक है जो आज भी भारत चीन की सीमा पर घोड़े से गश्त लगाता है। मेरे दोस्त लिखना कमेंट सेक्शन में ध्यान करके। देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, बंगाल फायर है यानी बीस्ट मोड में है, बीस्ट मोड। अब बीस्ट मोड क्या कहता है, ये शुभेंदु, इनको दोस्तों शेरे बंगाल के नाम से भी जाना जा रहा है। अब शेरे बंगाल, इन्होंने कहा है बंगाल में सीएए की प्रक्रिया शुरू है, बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर से लगी 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई। आपको एक बात बताऊं, अभी कल परसों की बात है, मैं आपको दिखा दूंगा, बताऊं क्या। यह बंदा जैसे ही लगता है कि अब दिक्कत होने वाली है, बांग्लादेश में जो मोहरा हमने प्लॉट किया था प्रधानमंत्री को मारने के लिए, वो भी मारा गया। कई जगह हमने कोशिश करी, वो भी मारे गए। हमने अपना पूरा एक आदमी लाकर बैठा दिया, यूनुस, वो भी मारा गया, खत्म हो गया वो। हमने हादी जैसे टेररिस्ट पैदा किए, वो भी खत्म हो गए। सब कुछ तो खत्म हो गया, तो भारत को टैकल कैसे करें, ये रुक ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ताकत है नहीं उतनी। उसके बाद ये आता है और कलकत्ता में जाकर चर्च मिशनरीज से मिलता है मेरे प्यारे भाई। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगला जो टारगेट है भारत का वो क्या है, वो मणिपुर है। मणिपुर में बहुत बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं, वहां अगर हमने ऑयल निकाल लिया तो हमको हॉर्मुज वॉर्मुज से इतनी टेंशन होगी ही नहीं। हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, 2047 की। ये कब की सोचते हैं, आज की और कल की। समस्या यहीं अटकी है। देखिए ये बंदा आता है और इसके जस्ट साथ में ही एक बंदा ये है दोस्तों रशिया का फॉरेन मिनिस्टर। ये तुरंत आता है और ये क्या कहता है कि हम कीव पर हमला करने जा रहे हैं। कीव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है। यानी आप भारत में इंसर्जेंसी करेंगे तो हम कीव पर हमला करने जा रहे हैं। उनका युद्ध चल रहा है 5 साल से, इसी को मित्रता कहते हैं। एक और आपको आयाम बताऊं मित्रता का, कल रात की खबर है ये, रशिया ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि भारत को ऑयल और गैस की आपूर्ति नहीं होने देंगे। भारत हमारा मित्र है। और एक बात और कही है, उसने दिल जीत लिया। देखिए क्या कही है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हम ऑयल और गैस दे रहे तो हमसे ही खरीदना है, हमेशा हमसे दूर जाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे। नहीं, उसने कहा भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसको कहीं और से भी लेना है तो वो ले, हमसे लेना है हमसे ले। हम हमेशा तैयार हैं कि उसको तेल और गैस देने के लिए आपूर्ति नहीं कम होगी। ऐसे मित्र होने चाहिए। यह है रशिया। इसीलिए दोस्तों जन्म जन्मांतर से हम रशिया से, सुभाष चंद्र बोस भाई बना के आए हैं ना रिलेशन। एरा कोई आदमी बनाता तो अलग बात थी, सुभाष चंद्र बोस ने रिलेशन बनाया। और बोस के रिलेशन ऐसे थे, जिस आदमी के सामने हिटलर, जिस आदमी के सामने आदमी खड़ा होने में डरता था, उसी का सैनिक उसके सामने जाकर उसी को छट्टी का दूध याद दिलाया। सुभाष चंद्र बोस वो शक्ति थे। नेताजी उनको ऐसे ही नहीं कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सफेद कुर्ता पहन लेने से और पजामा पहन लेने से आदमी नेता नहीं हो जाता। बॉस में और लीडर में बहुत अंतर होता है। लीडर लोगों को साथ लेकर चलता है, लीडर लोगों को खुद से आगे रखता है। और बॉस क्या होता है कि सारे लोग जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए, ये बॉस है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड बॉस, आपको पता रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस वाज अ लीडर। यहां देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जब चाइना से ऐसे हमारे तलखे रिलेशन चल रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या सिक्योरिटी ली है। ये सिक्योरिटी हमने लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। राफेल वाज द हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स के 22 चीफ कहते हैं इस बात को। आपको एक चीज इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये आपके लिए जरूरी है इसलिए दे रहा हूं। देखिए 2014 में पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट आती है और 2015 में पहली खेप आती है राफेल की। कितने आते हैं, 36 राफेल आते हैं। उसके जस्ट बाद 26 राफेल हमको दिए जाते हैं। किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, रडार के लिए, विजिलेंस के लिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब राफेल परफॉर्मेंस करता है तो एयरफोर्स वाइस चीफ कहते हैं कि राफेल वाज द हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। यानी इसने अपना जो परफॉर्मेंस थी उससे सबके दांत खट्टे कर दिए और सब इस बात के गवाए, अमेरिका भी गवाह है। इसीलिए तो राफेल में कमियां निकाल रहा था कि इसकी बिक्री रुक जाए। लेकिन हमने क्या किया था, तुरंत हमने एक डील करी, 114 राफेल और चाहिए हमें। लेकिन डील बीच में रुक गई। बहुत मीडिया पर बहुत खबरें भी चली। क्यों रुक गई, क्योंकि फ्रांस ने कहा मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या चीज है, हमको यही समझ में नहीं आता है। टेक्नोलॉजी बताऊं आपको क्या चीज होती है। देखिए मैं मान लीजिए एक कार बना रहा हूं, मैंने एक कार डिजाइन की है और मैं आपको उसको बेच रहा हूं। मैंने इस कार में एक म्यूजिक सिस्टम लगाया है, लेकिन मेरा म्यूजिक सिस्टम मान लो अमेरिका के हिसाब से है, आपको चाहिए अपना देसी, यूपी का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, या भारत का कहीं का चाहिए। अब आपको वो रिप्लेस करना है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी से लगा हुआ है कि आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको वही चलाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा ये हमको पता रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेक्नोलॉजी। जैसे अगर हमने एयरक्राफ्ट लिया है, एयरक्राफ्ट में अब यहां पर जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो लग सकते हैं, लेकिन भारत को अपनी अस्त्रा मिसाइल लगानी है तो उसको रिप्लेस करके कैसे लगाएगा। हमको अपनी ब्रह्मोस इसमें फिट करनी है, उसको रिप्लेस करके कैसे लगाएगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए और इसकी वजह से ये डील उस समय हॉल्ट हो गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, सबसे बड़ी खुशखबरी, चाइना से हमारी तलखियां चल रही हैं। आप जानते हैं हो सकता है भिड़ंत हो जाए, बहुत बड़ा कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। हो सकता है भिड़ंत हो जाए, क्यों, क्योंकि मुंह पहना के बैठे, उसको भी भारत से लड़ना है, पाकिस्तान को भी लड़ना है। तो भारत क्या कर रहा है, लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, ना कि हल्ला मचा रहा है कि लड़ूंगा। ये हल्ला मचा रहे हैं। अब देखिए आपको बताता हूं, देखिए एक बात, यहां पर क्या हुआ है, आईसीडी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमको अब तक की मतलब
3.5 करोड़ तक की डील है, यानी अब तक की भारत में डिफेंस की सबसे बड़ी डील होने जा रही है 114 रफाल। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है वो भी आपको बताना चाहता हूं एक बार। ये देखिए, ये 114 रफाल हमको लेने हैं और इस 114 रफाल में हमारी अब डील क्या हो रही है कि 90 रफाल जो हैं वो बनेंगे भारत के अंदर, और इसमें ये जो बन रहा है इसका पूरा 50% जो रॉ मटेरियल होगा वो हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से और 50% चीजें लगेंगी भारत की। समझ गए? हमारे इंजीनियर साथ में काम करेंगे, राफेल की सारी मैन्युफैक्चरिंग साथ में होगी। कितने? 114 में से 90 भारत में ही बनेंगे। इसका मतलब हमारे इंजीनियर साथ में काम करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी देखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, और हमारी डील डन है। भारत के पीएमओ ने लेटर ऑफ परचेस जारी कर दिया है कि अब हम 114 राफेल लेने वाले हैं फ्रांस से, हमको डिलीवरी तुरंत चाहिए, क्योंकि पहले वाले जो 36 आए थे वो तुरंत आए थे हमारे पास और हम उसका फायदा उठा पाए। तो हमको ऐसा बहुत लंबा टाइम नहीं जाना 20 साल का, हमको 4-5 साल के अंदर ये चाहिए। ठीक है, 114 राफेल, तो ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट डील है। क्यों है भाई? केवल चीन के लिए है क्या? नहीं, आप देखिए, अगर आपके आस पड़ोस में अगर सांप रहते हैं तो आपको बीन नहीं रखना है। अरे आप सपेरे थोड़ी हैं, अगर आसपास में सांप रहते तो बीन नहीं रखना है, आपको हथियार रखना है कि सांप को पकड़ा कैसे जाता है, आपको हथियार रखना है कि सांप को कुचलना कैसे है, मारना कैसे है। ये भारत कर रहा है। ये देखिए, ये बॉर्डर पर खड़े हैं, कहां? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या आपने सुना है क्या 3 बीघा कॉरिडोर? एक कमेंट जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में सुना है? नहीं सुना, समझा देता हूं आपको। अमित शाह दौरे पर गए हुए हैं, वहां बहुत खींचातानी चली हुई है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बंगाल में सारा सीन बदल गया है ना। दिक्कत यह है, अब आपको समझा देता हूं। देखिए, ये वेस्ट बंगाल है और यह है वो मुर्शिदाबाद, जहां पर टाल ठोकते थे कि कोई माई का लाल हो तो रोक लेना, यहां बाबरी मस्जिद बनेगी। इस मुर्शिदाबाद से ही तो एमपी था कौन? ये दोस्तों इरफान पठान का भाई यूसुफ पठान, जो मुंबई में गुंडागिर्दी करता है, अपने ससुर से आम आदमियों को पिटवा रहा है, जमीन पर कब्जा कर लेता है, जब पुलिस पकड़ लेती है तो कहता है मैं इसके पैसे दे दूंगा। वो कहते हैं ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और सज्जन से सज्जन मिले और मिले नीच से नीच। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जैसी पार्टी होगी वैसे ही आदमी जाकर जुड़ जाते हैं। यहां देखिए, आपको दिखा देता हूं एक चीज। ये जो इलाका है, ये देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं लाल पेन से ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ये जो इलाका है, इस इतने इलाके को कहते हैं बफर जोन। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और ये जो बिंदु है ये है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। देखिए, जैसे ये बॉर्डर है, अब इस बॉर्डर पर इधर बांग्लादेश है, इधर भारत है, यहां 3 बीघा कॉरिडोर है। अब यहां पर भारत फेंसिंग कर रहा था, कौन? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बांग्लादेश के बीजीबी के लोग वहां पर आ गए। पहले तो वहां सिविलियन लोग आए कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, यहां से पीछे हटाओ, ये हटाओ। बाद में बांग्लादेश के आर्मी वाले भी आ गए, बीजीबी वाले, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, और उन्होंने बीएसएफ वालों से कहा कि ये यहां से नहीं लगेगा, इसको 150 फीट पीछे से लगाइए। अब बीएसएफ तो बीएसएफ है, याद करिए ना, ये वही बीएसएफ है मेरे दोस्त जो 1965 में कहा लोंगेवाला, और वो कह देते हैं टैंक पे खड़े हुए कि तू वही है ना कराची का चोर, इतनी मार मारूंगा कि भूल जाएगा पाकिस्तान का रास्ता कौन सा है। ये वही बीएसएफ है। अब भारत की सरकार क्या कर रही है? बीएसएफ के हाथ में दे दिया सिस्टम कि आपको देखना है, मैं थोड़ी बैठा हूं वहां पे। तो बीएसएफ ने क्या कहा? ये काम तो तेरा बाप अब्बा भी नहीं रोक सकता, ये काम ऐसे ही चलेगा। और दोनों तरह के, एक चीज आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, ये 3 बीघा कॉरिडोर की बात है, और यहां पर जब ऐसा हो गया तो आपको बता दूं, ये हो गया ये, यानी जब ऐसा हुआ तो तुरंत क्या हुआ? टैक्टिकल पोजीशंस में आ गए फौजी कि पोजीशंस ले लीजिए। पोजीशंस ले ली भारत के फौजियों ने, उधर बांग्लादेश के बीजीबी वालों ने भी पोजीशन ले ली, और वहां लगभग तकरार होने वाली थी, फायरिंग होने वाली थी। तभी बांग्लादेश का डेलीगेट आता है और कहता है बैठकर थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद एक मीटिंग होती है, वो भूल गए ना, वो क्या समझ रहे थे कि मीटिंग में अभिषेक बनर्जी आएगा, ममता दीदी आएंगी। अबे अब बीएसएफ आती है मीटिंग में, अब ये नहीं आएंगे। इनके घरों पर क्या हो रहा है ये देख ले। यहां टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की छापेमारी, मॉनिटर समेत कई सामान जब्त, नरकंकाल मिल रहे हैं। इन्होंने जो इलाके कब्जे किए हुए ना, वहां आदमी जमीन में गाड़ दिया है, उनके नरकंकाल मिल रहे, शिनाख्त नहीं हो रही है किसके। आपने देखा था ना ईडी वाला केस, कैसे ममता बनर्जी पुलिस को ऐसे करके गाड़ी में झपट्टा मार के फाइल लेके चली गई थी। तो कुछ तो उस फाइल में ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है भाई ये क्या हो रहा है, ये तो सरासर गुंडागिर्दी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी को काम नहीं करने दे रहे ये लोग। अब यही प्रॉब्लम है, जब टैक्टिकल पोजीशन ले ली तो फट गई बांग्लादेश की, कि कहीं ऐसा ही ना हो कि यही ढेर हो जाएं, फर्जी में ही खर्च हो जाएं, देश के काम ही ना आए, क्योंकि बीएसएफ बहुत तेज है भारत की। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, सारे बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं, वेस्ट बंगाल बीस्ट मोड पे है, और उसका सीधा एक ट्राई फॉर्मूला चल रहा है, 3 फॉर्मूले। क्या? वेरी सिमिलर टू असम, असम की तरह एकदम मॉडल लागू है। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है। क्या कह रहे हैं? सीएए होल्डिंग सेंटर्स, डिटेक्ट डिलीट डिपोट। शुभेंदु अधिकारी ने, शेरे बंगाल कहते हैं दोस्तों आजकल इसको, जो बंगाल वाले कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, शेरे बंगाल कहते हैं। और क्या करा है शुभेंदु अधिकारी जी ने? हर पूरे वेस्ट बंगाल में जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट के हर एक डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यह कह दिया है कि आपको होल्डिंग सेंटर्स बनाने हैं।
अपने राज्य में होल्डिंग सेंटर्स बनाइए, डिटेंशन सेंटर्स नहीं, डिटेंशन सेंटर इज अ नेगेटिव टर्म। तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग डिटेंशन सेंटर, होल्डिंग सेंटर शुड बी मेक। अब होल्डिंग सेंटर में क्या होगा कि जो लोग विदेशी जेल में थे और वो रिहा हो गए लेकिन अपने देश वापस नहीं गए, यही घूम रहे हैं, उनको रखा जाएगा यहां। वो लोग जिन पर कागजात नहीं मिले हैं, बांग्लादेशी करार हो चुके हैं लेकिन अभी बांग्लादेश गए नहीं है, उनको रखा जाएगा यहां। तो इनको जेल में नहीं रखा जा रहा है, होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। यानी आप इसी इलाके में रहेंगे, ऐसे आवारा बन के घूम नहीं सकते भारत के अंदर, क्योंकि यह सिक्योरिटी का मसला है, कोई कॉन्स्पिरेसी हम होने नहीं देंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? तो बीस्ट मोड में है बंगाल। और इन्होंने एक बात और कही है कि बंगाल को इंडिया का मॉडल बनाना है। यानी बंगाल से जो गैस थी वो कभी बाहर नहीं गई। ममता बनर्जी ने कहा किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारा सौभाग्य होगा कि जिन लोगों के पास गैस वगैरह नहीं है, बंगाल वहां के लिए गैस पहुंचाए। भारत का रोल मॉडल होना चाहिए बंगाल, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं ये। यानी अब यूपी जैसे रोल मॉडल बन रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एकदम से जो सबसे गड्ढे में था वो सबसे ऊपर आ रहा है, सेम चीज बंगाल में चलेगी। जब ओवरऑल स्टेट्स डेवलप करेंगे तो क्या देश तरक्की नहीं करेगा? क्या अंधा भी इस चीज को देख सकता है, लेकिन नहीं, कौए की नजर छीछी पर, जो गंदगी होगी वहीं देखेगा। प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख का चश्मा पहना हुआ है, 3 सूट बदल दिए दिन में। जिस आदमी की जैसी मानसिकता, उसका ध्यान ही वहीं जाएगा, उसका ध्यान कभी भी नेशन डेवलपमेंट बिल्डिंग पर जाएगा ही नहीं। ध्यान रखना, यह बहुत ही क्लियर शब्दों में बता रहा हूं मैं। लैंड अलोकेटेड टू बीएसएफ, बीएसएफ को जमीन दे दी गई है। अब क्या हम सिर्फ डिफेंस के मामले में काम कर रहे हैं? क्या नहीं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि हमको 2047 तक भारत को क्या बनाना है? डेवलप्ड इंडिया बनाना है भाई। अब वो एक ही सेक्टर से थोड़ी हो जाएगा कि हम बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, नहीं। ये देखिए यहां पर पीएम मोदी फैसिलिटेट्स नमो ड्रोन दीदीज एंड लखपति दीदीज, जैसे एसएचजी सुना है आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी। इसमें क्या होता है, घर घर महिलाएं जाती हैं, हेल्प करती हैं, चाहे धंधे में हेल्प करती हैं, चाहे कोई दवाई बटरी हो उनमें हेल्प करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या चला है, ड्रोन दीदीज और लखपति दीदीज, यानी ड्रोन के थ्रू एग्रीकल्चर किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चर रुका था वो भी किया जाएगा। और यहां पीआईबी में सरकार ये नोटिफिकेशन जारी करती है कि इसमें एक ड्रोन दिया जाएगा, उस ड्रोन से पूरी खेती की जाएगी। जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर खेती नहीं हो रही है, जहां पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, खेती में एग्रीकल्चर को फ्लरिश करने के लिए किया जाएगा, एक ड्रोन दिया जाएगा। और उस ड्रोन की 80% जो कीमत है वो कौन देगा? वो कीमत देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 20% बचा है उसके लिए वो लोन ले सकती हैं। समझ गए? तो पूरी तरीके से इनको यह दिया जाएगा, बस सिर्फ इसलिए कि जो चाइना में, ये जो चाइना का मॉडल है, ये चाइना ऐसे ही आगे बढ़ा है। ध्यान रखना, इतना प्रोडक्शन कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, ऐसे ही थोड़ी कर रहा है। तो चाइना का मॉडल को लेके हमने कहा है कि खेती में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हम इसको छोड़ नहीं सकते खेती को। ये हमारा पहचान है मेरे दोस्त, ये हमने कहा। अब देखिए अमेरिका ने, अब अमेरिका तो क्या ही करे, हर तरफ से चिड़ा हुआ है, तो वीजा पर नियम बदल दिए, ग्रीन कार्ड पर नियम बदल दिए। एक बार एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, ट्रंप ने कहा था कि 9वें महीने में भारत से महिला यहां आ जाती है, यहां बच्चे को जन्म दे देती है, तो क्योंकि उसको पता है कि यहां अगर कोई भी बच्चा ट्रैवलिंग के दौरान भी जन्म ले गया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी अमेरिका की। तो 9वें महीने में भारत के क्रीपी लोग यहां आ जाते हैं और बच्चे को जन्म दे देते हैं। ऐसा बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया था टुवर्ड्स इंडिया। अब ग्रीन कार्ड पर नियम बदल दिया, लेकिन देखिए रशिया ने तुरंत, रूस ने बड़ी घोषणा करी है भारतीयों के लिए मल्टी एंट्री बिजनेस वीजा। हमारे मित्रों की कमी नहीं है, लेकिन जो मित्र 100 पर भारी हो, 100 पर, वो असली मित्र होता है। और वो कौन है? वो रूस है। लड़ाई हो, झगड़ा हो, सैनिक हो, आर्मी हो, खेती हो, ऑयल हो, गैस हो, किसी भी चीज में कभी पीठ नहीं दिखाई इस आदमी ने। सैल्यूट टू व्लादिमीर पुतिन माय डियर। ये देखिए, ये आदमी आता है, बातें चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए, ड्रामे करने की कोशिश करता है। इसको साफ अल्टीमेटम दे दिया हमने कि भाई ज्यादा ड्रामा नहीं, ये जो मिशनरीज का ड्रामा चल रहा है ज्यादा नहीं चलेगा। और जयशंकर साहब ने 2 टूक कहा है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, जो हमारे लिए ठीक होगा वो हम करने जा रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड है, मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रहा हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो, कि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, टर्की, ये सब क्यों फुके हुए हैं भारत से? क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य सबके सामने रख दिया है कि हम डेवलप्ड नेशन बनकर दिखाएंगे 2047 तक। ये देखिए, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत, और इस नॉर्थ ईस्ट में इतनी अक्षम्य इसमें क्षमताएं हैं कि मतलब आप गिन नहीं सकते, असंख्य क्षमताएं। और यहां पर मणिपुर में इसीलिए ये जो मिशनरी है वो किस लिए जोर लगा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि यहां से एक्सप्लोरेशन ना हो, यहां से तेल और जो खाद्यान्न है, जो मतलब मिनरल्स हैं, वो ना निकले। अगर वो निकले तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। भारत इसको टारगेट कर रहा है, इसीलिए तो इसको चोक करना चाह रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। इसीलिए तो अरुणाचल को चाइना अपना बताना चाहता है कि ये सब इसी में उलझे रहे, उस चीज पर ध्यान ही नहीं जाए कि यहां पर संसाधन भी हैं, खनिज भी हैं। लेकिन भारत जान गया इस चीज को कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में। यहां से पोटेंशियल है। यहां देखिए राजस्थान में हमारे पास ऑयल है, क्रूड ऑयल है, गैस है। यहां देखिए वेस्ट बंगाल में अशोकनगर में ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व निकला है। इससे हालत खराब है कि भारत को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि भारत एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आएगा, जैसे आज चाइना है, जैसे आज तेल एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ के सारे देश, जैसे आज अमेरिका एक्सपोर्ट करता है सब जगह। और भारत एक्सपोर्ट में आएगा तो पता है
भारत को मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा, एक एक दो नहीं बोल रहा, पूरा का पूरा अफ्रीका भारत के प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी बैठा है, क्योंकि हमने बहुत काम किया है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप से बड़ी मार्केट कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आप जो चाहो वो बेच सकते हो वहां पर। भारत का विजन क्लियर है, जिसका विजन क्लियर रहता है वो आगे बढ़ता है। आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।